आप सभी बच्चों का हिंद डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो हम लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग सभी लोगों को ये जानना है कि यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, और हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों यूनिट हम लोग बनाए हैं, क्यों मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी, मेजरमेंट्स हम लोगों ने क्यों बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि तीन लोग हैं, एक है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और तीनों ही के पास एक खासियत है कि तीनों परिवार के मुखिया हैं। तीनों क्या है? तीन परिवार है, और तीनों ही परिवार में पहला परिवार 1, 2 और 3, इस परिवार में 5 मेंबर है, इसमें 10 मेंबर है और इसमें 15 मेंबर है। ठीक है, पहले में 5 मेंबर, दूसरे में 10 मेंबर, तीसरे में कितने हैं? 15 मेंबर है। अब हम लोग को ध्यान देना यह है कि तीनों क्या है? किसान का परिवार है। तो पहला जो है वो क्या कर रहा है? धान उगा रहा है। दूसरा जो है क्या उगा रहा है? गेहूं उगा रहा है। और तीसरा क्या करता है? सब्जी उगाता है। अब हम लोग बात करेंगे बहुत पहले के एक थ्योरी की जिसको कहते हैं गुड्स एक्सचेंज थ्योरी, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु दीजिए, दूसरी वस्तु लीजिए। एक वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु लीजिए, उसको कहते हैं हम लोग गुड्स एक्सचेंज थ्योरी। और गुड्स एक्सचेंज थ्योरी के आधार पर कि यदि सिर्फ धान खा के तो हम जी पाएंगे नहीं, या फिर सिर्फ गेहूं खा के भी नहीं जी पाएंगे, या फिर सिर्फ सब्जी खा के भी नहीं जी पाएंगे, तो हमें तीनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। और पहले हमारे समाज में लोग, आज भी गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जिसके घर पे ज़्यादा नेनुआ है वो जाके दूसरे से भिंडी ले आएगा, उसको नेनुआ दे देगा, या एक चीज़ देगा दूसरी चीज़ को ले लेता है। लोग आज भी गांव में ये अमूमन देखने को मिलता है। हम लोग जब से शहर में बसने लगे हैं तो हमारे रिश्तेदार और अगल बगल के पड़ोसी खत्म हो गए हैं, लेकिन गांव में आज भी रिश्तेदार और अगल बगल के पड़ोसी जिंदा है। ठीक है, तो धान, गेहूं और सब्जी, तीन चीज़ों की बात करते हैं। तो धान वाला पहुंच गया, ए पहुंच गया बी के पास, फिर दोनों पहुंच गया सी के पास, और बोला कि हमें एक दूसरे को मदद करो। ठीक है, करेंगे। धान वाले ने कहा कि हमको गेहूं चाहिए, बोला दे देंगे गेहूं। दोनों पहुंच गए सब्जी वाले के पास, बोला कि सब्जी चाहिए, बोले दे देंगे सब्जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सब्जी है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यहाँ ये आने लगा कि धान वाले ने कहा कि हमको 5 आदमी के बराबर गेहूं दो। फिर दोनों पहुंच गए सब्जी वाले के पास, बोले कि हमको 5 आदमी के बराबर, ये बोला कि सब्जी दो, ये बोला कि 10 आदमी के बराबर हमको सब्जी दो। लेकिन उसको तो चाहिए था 15 आदमी के बराबर धान भी और गेहूं भी। तो कैसे काम चलेगा? काम तो चलने से रहा। तो इस जगह पर अब कोई भी इंसान 5 रुपए लेके किसी को 10 रुपया दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स एक्सचेंज थ्योरी। गुड्स एक्सचेंज थ्योरी, ये थ्योरी होने लगा फेल। इस थ्योरी को हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाए। तो अब कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात हुई, और नए सिस्टम ऑफ यूनिट में एक कॉन्सेप्ट आया, किस चीज़ का? बाजार का, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। और इन तीनों का जो स्थिति था, इन स्थिति को ठीक करने के लिए कोई एक बुद्धि वाला इंसान आया और तीनों को एक जगह लेके आ गया। कहाँ पे? बाजार में। और बाजार में जब लेके आया तो बाजार में कहा कि कौन से अपने अपने चीज़ों को किसी एक चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या करो, आप बेच दो। और वो एक चीज़ क्या हो सकता था? पहले दारिम होता था, रुपया होता था, नील होता था, सोना होता था, चांदी होता था। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें थी। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को बेचा जाता था। तो बाजार में आए और बाजार में अपने अपने सामान को सभी ने बेच दिया उचित मूल्य पर, और जिसको जितनी आवश्यकता थी उतना खरीद लिया और चला गया। ठीक, अब यहाँ फिर प्रॉब्लम ये आया कि बाजार एक नहीं थे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बाजार हो गए थे। तो मुख्य रूप से दुनिया में ऐसे 3 बाजार की चर्चा की जाती है। पहले बाजार का नाम था MKS बाजार, दूसरे बाजार का नाम था CGS बाजार, और तीसरे बाजार का नाम था FPS बाजार। दुनिया में उस समय में कई सारे बाजार थे, और उन बाजारों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे थे।
और अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट जो चल रहे थे उन सबको हम लोग को अलग अलग देखना है, तो इन तीनों का नाम हमको पता होना चाहिए। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS का फुट, पाउंड, सेकेंड। इस तीनों में ही ध्यान देने वाली बात है कि मीटर, सेंटीमीटर और फुट ये तीनों किस चीज का यूनिट है? किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये तीनों किस चीज का यूनिट है? मास का। और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। अर्थात हम लोगों के पास तीन तीन सिस्टम्स ऑफ यूनिट थे। किस किस चीज के लिए? एक लंबाई मापने के लिए, एक द्रव्यमान मापने के लिए और एक समय मापने के लिए। एक लेंथ के मेजरमेंट के लिए था, एक मास के मेजरमेंट के लिए था, एक था टाइम के मेजरमेंट के लिए। और हम लोग इन तीनों ही यूनिट्स का उपयोग करेंगे और उपयोग करने के बाद देखेंगे कि कैसे कैसे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी अब फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी धीरे धीरे आज के दिन में हम लोग इसका बस नाम सुनते हैं। फ्रेंच सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, ये जो FPS सिस्टम है ना ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, ये मैट्रिक सिस्टम है, MKS सिस्टम। तो बोला गया आगे चल के कि अच्छा एक बात बताइए, बिजनेसमैन परिवार से यदि कोई बिलोंग करते हैं और उनको अलग अलग मार्केट में जाना हो सामान खरीदने, कहीं पर रुपया ले रहा है, कहीं पर डॉलर ले रहा है, कहीं पे स्वीडिश कॉर्नर ले रहा है, तो अलग अलग जगह जाइएगा तो अलग अलग करेंसी लेने होंगे आपको। और अलग अलग करेंसी जब आप चलाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका दिमाग तो इसी में हेक्टिक रहेगा कि क्या किया जाए, कैसे चलाया जाए, तो परेशान होइएगा। इन परेशानी को दूर करने के लिए बोला गया कि जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया के लिए क्या किया जाए, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाने की बात चली तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को कहा गया क्या? SI सिस्टम। उस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहा गया? SI कहा गया। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, या फिर सिस्टम है इंटरनेशनल लार्जेस्ट यूनिट। आपके NDA के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SI? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट या फिर सिस्टम इंटरनेशनल लार्जेस्ट यूनिट। कोई आपत्ति? सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। सिस्टम D यूनिट्स। ठीक है, NCERT पढ़ेंगे तो लार्जेस्ट यूनिट होता है क्योंकि ये लैटिन में लिखा हुआ है, या फिर कहीं कहीं सीधे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट लिखा हुआ है। तो आपको ये फुल फॉर्म परीक्षा के लिहाज से याद करके रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है और ये SI सिस्टम लागू कब हुआ था। तो 1971 में SI सिस्टम को मान्यता दिया गया था। अब कहते हैं कि किसने मान्यता दिया, तो उसको मान्यता देने का काम था IUPAC का। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पूछा है परीक्षा में, तो लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और कहेगा ये कहाँ था, तो फ्रांस में था। और फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है सेवेरस। तो IUPAC का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस। और किस जगह पे? सेवेरस। तो हम लोगों को ये सारी बातें ही ध्यान रखनी होंगी कि कहाँ पे मुख्यालय है, मुख्यालय का वो जो है उसका नाम क्या है, कब SI सिस्टम को लागू किया गया था। तो ये सारी प्रश्न जो है परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। तो जब परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है। किसी को कोई आपत्ति? अब यहाँ पर बात करते हैं, SI सिस्टम तो लागू करने की बात हो गई, ठीक है। अब एक और कहानी, खाना बनाने आता है? नहीं आता है, कुछ भी नहीं बनाने आता है। आपको बनाने आता है?
क्या सबसे अच्छा बना सकती है? मतलब सबसे अच्छा जो आपको बोला जाए कि किसी के लिए बनाना है तो सबसे अच्छा क्या बना सकते हैं? वेज बिरयानी। कितने लोगों के लिए? अच्छा, 1,000 लोगों के लिए बनाना है? नहीं बनेगा। इसमें से चिकन बहुत अच्छा बनाता है। बनाता है ना? नहीं बनाता? अरे तुम ही बनाता है मान लिए। तो चिकन बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन वो 5 लोग 10 लोगों के लिए बना सकता है। जब बात करेंगे 500 1000 लोगों के लिए तो उसके बस में नहीं। तो यहाँ जो ये छोटा छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहा था वो छोटे छोटे जगह के लिए था, और उसमें 3 3 चीज़ों को उपयोग किया जा रहा था, लेंथ, मास और टाइम का। लेकिन जब बात करेंगे पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के सिस्टम के लिए, तो पूरी दुनिया के सिस्टम के लिए भाई बड़ा बड़ा सिस्टम चाहिए। घर में बनाने के लिए तो छोटा कढ़ाई छोटा कुकर होता है, लेकिन भोज के लिए बड़का बड़का झंगा का प्रयोग होता है। झंगा, झंगा साम नाम सुने? डब्बू के झंगा पीतल का होता है, हम लोग के इधर जो बनता है चावल ना, और पीतल के बर्तन में बनता है। नहीं, हम लोग इधर पीतल वाले में बनता है और रखा हुआ है घर में। हम्म, पीतल वाला वो घर में रखा हुआ है, लगभग 4 5 रखा हुआ है, वो कढ़ाई बड़ा सा रखा हुआ है। सब। तो ये हो गया। तो हम लोग आगे की कहानी करते हैं। तो उसके लिए बड़ा बड़ा बर्तन चाहिए। तो यही बोला गया कि छोटे छोटे जगह के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी, अब हमको बड़े सिस्टम के लिए बनाना है तो बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करेंगे। और उसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट किए किस पर? बेस यूनिट से। इससे क्या किया? बेस यूनिट से। अब हमें बात करना है यदि किसी बड़े बिल्डिंग को बनाने की, तो उसका नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। तो पूरी दुनिया के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? सिस्टम बना रहे थे, तो मजबूत होना चाहिए। और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? बोला कि 3 चीज़ों से काम चलेगा नहीं। 3 चीज़ों से काम नहीं चलेगा, हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता होंगी। और पहला स्टार्ट किया उसमें कि फर्स्ट यूनिट माना गया किसको? लेंथ को। दूसरा किसको? मास को। तीसरा किसको? टाइम को। चौथा टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। छठा अमाउंट ऑफ सबस्टांस। और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हम लोगों के पास बेस यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया? बेस यूनिट। और बेस यूनिट के अंतर्गत कितनी चीज़ों को रखा गया? 7 चीज़ों को। और वो 7 चीज़ कौन कौन थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सब क्या थे? बेस यूनिट, आधारी राशि। और इसके आधार पर, बेस के आधार पर हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट भी कुछ ना कुछ होगा। तो लेंथ के लिए रखा गया मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो अब कहते हैं कि इन सब को कैसे बनाया गया? बनाने का तो कोई ना कोई मोटिव रहा ही होगा, और किसी न किसी के हिसाब से हुआ होगा। तो आपको बता दें भौतिक विज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका ये सारा चीज़ माना हुआ है। ये सब माना हुआ है, लेट किया हुआ है, कि ये सब क्या कर दिया गया है? मान लिया गया है, माना हुआ है, प्राइमरी बेस चीज़ है ये। अब एक बात बताओ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने पेपर में सुना था कि जो किलो का वाट है वो बदलने वाला है। किलो का वाट बदलने वाला है, मतलब ये हो गया कि जितना मास रखा हुआ है इंटरनेशनल सोसाइटी में, सेवेरस में, कि 1 किलो इतना होगा, उसमें चेंज होने वाला है। क्योंकि उस बाट में ही जंग लग गया है, और जंग लगने से वजन क्या हो जाता है?
पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, तो बाट बदल जाएगा। हाँ। हम्म, सबका बाट अलग अलग, तो 1 किलो कितना होगा वो माना होगा ना। अच्छा हमारा क्वेश्चन है, हम मोटे हैं पतले हैं, हम मोटे हैं पतले हैं, हाँ तो यही जो 1 किलो है वो भी किसी न किसी की तुलना में माना गया है ना। ये भी जो मास है वो 1 किलोग्राम किसी न किसी की तुलना में माना गया है ना। लेंथ जो है 1 मीटर इतना होता है तो माना गया है ना किसी की तुलना में। तो वो जो मेजरमेंट यूनिट है जिसकी तुलना में माना गया है वही चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम भी माना हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट। हाँ आप हाँ क्या हुआ, मास चेंज, अरे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, गांव में सब्जी खरीदा है, गांव में देखते होंगे एक पत्थर रख लेता है लोग और उसी से तौलता है, तो उसको क्या करता है कि पहले उतना का एक बाट रखता है एक तरफ, उसके बदले में एक पत्थर रखता है फिर बांध करके उसको रख लेता है, ठीक है। वो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो खरीदने के लिए, इसलिए वो रखता है पत्थर को बांध के। अब एक बात बताओ, वो हमेशा थोड़ा बढ़ा के रखता है, कम नहीं रखता है, वो हमेशा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है उसका बाट, ठीक है। तो पत्थर को रखा तो तुमको बोला कि 1 केजी हम दे रहे हैं, तो 1 केजी माना है ना किसी की तुलना में, 1 केजी का मेजरमेंट यूनिट यूज किया है ना, वही हम लोग किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मानते हैं ना। अब उसको ही बदलने की बात हुई थी कि उसको चेंज करके फिर ऐसा रख दिया जाए जिसमें जंग ना हो लगा हुआ। हाँ नहीं तो बस उसका बात कर रहे हैं एक का। 6 साल जो है, 6 से 10 साल लगा है, 1956 से शुरू हुआ है मीटिंग इंटरनेशनल यूनियन का, और 1971 में मान्यता मिला है। लगभग 18-20 साल लगा है, लगभग 15 से 18 साल के आसपास समय लगा है उसको सोचने में इतना, ठीक है। और इसके लिए एक यूनिट की बात कर रहे थे, तो ऐसा सब में चेंज होने की बात हो सकती है क्योंकि सब क्या है एक माना हुआ चीज़ है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये जो रूम है क्लासरूम, क्लासरूम बड़ा है छोटा है, लग रहा है जो भी है, मान लिए कि पूरी दुनिया को हम आधा कर दे सीधा, आपके भी हाइट को आधा कर दे, डेस्क बेंच की भी हाइट को आधा कर दे, क्लासरूम को भी आधा कर दे, सब कुछ आधा आधा कर दे। अगले दिन जब आइएगा तो आपको क्या लगेगा कि क्लासरूम छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, फील ही नहीं होगा कुछ भी, कोई फील नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से मेजर कर रहे थे उसको, तो आप भी तो आधा हो गए हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि कुछ बदला है। तो इसका मतलब यह होता है ये चेंज करने का जो सिस्टम है ये सब मेजरमेंट में माना हुआ है, ये सब क्या है माना हुआ चीज है, और इसको मानने के आधार पर हम लोगों ने समाज में रखा है। कोई दिक्कत किसी को? हम्म, जहाँ पे आप लोग लिखे हैं अभी CGS, FPS, MKS, वहाँ कुछ बातों को लिख लीजिए। CGS के बगल में लिख लेंगे फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस, फ्रांस, सेटअप इन फ्रांस में वो सेटअप हुआ था तो फ्रेंच का सिस्टम है CGS। FPS में लिख लेंगे ब्रिटिश सिस्टम, FPS हो गया ब्रिटिश सिस्टम, और MKS हो गया फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम वही फ्रांस का है। और MKS सिस्टम को ऐसा सिस्टम माना गया था, MKS सिस्टम को ही ऐसा ही सिस्टम माना गया था। तो वो जो इंटरनेशनल वेयर्स एंड मेजरमेंट का मीटिंग हो रहा था तो कई सारा मीटिंग हुआ, तो किस मीटिंग में इसको माना गया, तो 11वें मीटिंग में माना गया था,
10 मीटिंग पहले हो गया था, 11वें मीटिंग में इसको मान लिया गया था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। और ये कब हुआ था? 1960 में। 1960 में जो है ना, इसको किया गया था कि इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था वेट्स एंड मेजरमेंट का, उसमें 1960 में बोला गया MKS सिस्टम शुड बी एडॉप्टेड एज SI सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू HC वर्मा यह 1971 में पूरी दुनिया में लागू हो गया था। HC वर्मा वॉल्यूम 1। तो 1971 में क्या हो गया? पूरी दुनिया में लागू हो गया। और इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें कैमा मीटिंग था? 11वां मीटिंग। 11वें मीटिंग में यह बोला गया कि जो MKS सिस्टम है उसको इनबिल्ट कर देते हैं किसमें? SI सिस्टम में। और SI सिस्टम में उसको जोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने काम शुरू किया कि 7 बेस क्वांटिटी बनाया। किसी को कोई आपत्ति तो ये बताइए अब। तो ये 7 बेस क्वांटिटी के बारे में भी लिखना है आप लोगों को। ये 7 बेस क्वांटिटी होता क्या क्या है, कैसे किसकी तुलना में हम लोग डिफाइन किए हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे लेंथ के लिए। लेंथ को मीटर कैसे कहते हैं? लिखेंगे 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 meter is defined as the path traveled by light the length of the path traveled by light is the length of the path traveled by light in vacuum during in vacuum in time interval of 1 by 299792458 सेकेंड। एक सेकेंड के इतने भाग में जितना लेंथ होगा उसको 1 मीटर मान लिया गया। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर। तो वही भाग कर दिया है उससे, वही हो गया 1 मीटर। अब एक बात बताओ, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट तो नॉन चेंजेबल क्वांटिटी मान के यहाँ पे बनाया, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो सकता है। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में जाएंगे तो, रोटेटरी फ्रेम में जाएंगे तो फिर तो ये नियम फेल हो जाएगा यहाँ। इसीलिए हमने कहा कि सब चीज़ों को माना गया है। सब चीज़ों को फिजिक्स में क्या किए हम लोग? मान लिए हैं बेसिक चीज़ों को। अब डाइट प्लान की बात करते हैं। डाइट प्लान जो बनाया जाता है आप लोगों का, वो किसके हिसाब से बनाया जाता है कि आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और कितना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उसके हिसाब से डाइट प्लान बनता है। हर महीने लगभग चेंज हो जाता है आप लोगों का, महीने चेंज होता है, कभी कल तो वीकली चेंज हो जा रहा था, बीच में हर वीक चेंज हो जा रहा था। वो डिपेंड कर रहा था कि लोग कितना सो रहा है उस बात पे। चलिए आगे लिखेंगे किलोग्राम। किलोग्राम 1 kilogram is the mass of 1 kilogram is the mass of 1 kilogram is the mass of prototype cylinder of
prototype cylinder of platinum iridium Ly, platinum iridium Ly, कोस्ट में लिखेंगे whose height is equal to its diameter. The height is equal to its diameter. कोष्ठ बंद. प्रिजर्व्ड इन रखा हुआ है. प्रिजर्व्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट. वो रखा हुआ है कहाँ? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट सेवेरस में. वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस. अगला लिखेंगे सेकेंड. एक सेकेंड किसको कहते हैं? वन सेकेंड इज इक्वल टू the duration of 9,192,630,770. Periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine lines of the ground state of cesium 133 atom. cesium 133 atom of cesium 133 atom. हो गया? कुछ समझ में आया? अब क्या हुआ कि सीजियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो क्या करेगा? खुद से क्या करता है? अपना रेडियो एक्टिविटी करता है. रेडियो एक्टिविटी जब वो करेगा तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा, तो दो रेडिएशन के बीच में जो गैप होता है उसी को मान लिया गया कितना? 1 सेकेंड. और कितना छोटा गैप है? तो इतना छोटा गैप है. उसी को क्या माना गया? 1 सेकेंड का समय. क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिविटी में, अभी हम बता रहे थे पीछे कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो वो खुद से क्या करता है? एटम ब्रेक करता है. एटम का न्यूक्लियस क्या करेगा? खुद से ब्रेक होगा. और ब्रेक होने के बाद क्या करता है? उसके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं. तो रेडिएशंस के बीच में जो गैप है उसी को माना गया है, इतना छोटा गैप जो होगा उसको 1 सेकेंड मान लिया गया है. मतलब ये भी एक माना हुआ चीज है. दूसरे तरीके से देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में भी बात करेंगे कि इतना देर में होगा, उसको 1 सेकेंड कहेंगे. क्या ये प्रश्न पहले आ चुका है सचिन का? ये क्यों मान रहे हैं? किसके तुलना में मान रहे हैं? याद है? ये प्रश्न आपका आ चुका है कि किसके तुलना में मानेंगे. तो आज मौका भी था, दस्तूर भी था, लिख लीजिए. चलिए अगला लिखेंगे एम्पियर. अच्छा सॉरी, केल्विन लिखेंगे. केल्विन
चलिए लिखेंगे आगे केल्विन में। 1 केल्विन is equal to 1 by 273.15, 1 by 273.15 of the thermodynamic temperature of the thermodynamic temperature of the triple point of water, of the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब यह होता है कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। इट मीन्स वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मीन्स पानी जो है अपने तीनों ही स्टेट में पाया जाएगा, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, गैस भी रहेगा। और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही अवस्थाओं में कहाँ पाया जाता है? ट्रिपल पॉइंट में। तो ट्रिपल पॉइंट 1/, इतना करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग 1 केल्विन। 1 केल्विन उसको क्या किया गया है? माना गया है। 1 केल्विन एक टेम्परेचर है, 1 केल्विन एक टेम्परेचर है। तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है 1/273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब हो गया कि पानी जो है तो उसको 1 से भाग कर दे, 1 को भागा कर देंगे 273 से, तो जितना आएगा वो 1 केल्विन। और माना जाता है कि 0 केल्विन इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। ब्रह्मांड में सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा? 0 केल्विन होगा। तो 0 केल्विन पर कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भी खत्म हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो किसी भी चीज को जब हम कूल करने लगते हैं तो पानी अपने तीनों ही स्टेट में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होता है। तो इसको यदि 1/, उतना कर देंगे तो वो 1 केल्विन हो जाएगा। 1 केल्विन हो जाएगा। तो 1 केल्विन हो जाएगा, उसके लिए 1/273.15 कर दिए। और 1 केल्विन को ब्रह्मांड का सबसे न्यूनतम टेम्परेचर, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर ऑफ दिस यूनिवर्स माना गया है। किसी को कोई आपत्ति? अगला हम लोग लिखेंगे एम्पियर। One ampere is the constant current. 1 ampere is the constant current which if maintained in two straight parallel conductors, parallel conductors of infinite length, of negligible cross sectional area, of negligible cross sectional area separated 1 meter apart, क्या लिखे? 1 meter apart in vacuum, separated 1 meter apart in vacuum, which produce force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, 2 into 10 to the power minus 7 Newton, 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length, of the length on the conductor, on the conductor, on the conductor.
तो एम्पियर भी लिख लिए। अब हम लोग को लिखना है मोल। लिखेंगे 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस which contain as many elementary entities, which contain as many elementary entities as elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12 isotope, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। इसको दूसरे रूप में देखते हैं हम लोग तो C12 का 1/12 भाग को 1 मोल मानते हैं हम लोग। C12 का 1/12 भाग को हम लोग क्या कर देते हैं, 1 मोल मान देते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। It is the radiation emitted by monochromatic light of frequency monochromatic light of frequency 540 into 10 to the power 12, 540 into 10 to the power 12, 540 into 10 to the power 12 hertz, and has a radiant energy of a radiant intensity of and has a radiant intensity of 1 by 638 683 1 by 683 watt per steradian, watt per steradian in that direction, in that direction, in that direction। तो आज पूरा सातों बेस क्वांटिटी का कहानी पढ़ ली है कि सातों बेस क्वांटिटी को जो माना गया है वो किसी न किसी की तुलना में माना गया है, और किसकी तुलना में माना गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछा है आज तक, एक बार यूपीएससी पूछा है, एक बार यूपीपीसीएस पूछा है, किसकी तुलना में माना गया है। ईपीएफओ के एग्जाम में एक बार आया था कि ये जो 1 किलोग्राम है वो क्या किसके रिस्पेक्ट माना गया है, तो वहाँ लिखना था प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम प्रेजेंट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस फ्रांस। तो ये चीज़ें लिखनी है, वहाँ पता होनी चाहिए, तब आप इसको लिख पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है कहाँ, जब आप जाएंगे एसएसबी में ना, तो वहाँ भी हो सकता है यही टॉपिक दे दे। क्या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट को 2 भागों में बांट दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब के लिए, ना ही एक ही चीज़ है। वही फ्रांस की राजधानी पेरिस और जगह का नाम है सेवेरस, वही है, एक ही जगह है। ठीक है, कोई आपत्ति यहाँ तक? जब यहाँ तक आपत्ति नहीं है तो हम लोग देखते हैं यूनिट्स को 3 भागों में बांटते हैं।
एक होता है बेस यूनिट, एक होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, और एक होता है डेराइव्ड यूनिट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बेस यूनिट की बात कर रहे थे, जिसकी संख्या कितनी थी, 7। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या होती है 2। कौन कौन, तो पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल में क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये थीटा जो होगा वो 1 रेडियन होगा। लेकिन यदि स्फीयर की बात करेंगे तब ये यदि होता है तो इसको 1 स्टेरेडियन कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति तो बताइए। लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एक रेडियन इज इक्वल टू होगा आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो रेशियो है ना, हम कह रही है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसलिए है कि रेडियस डिपेंडेंसी है इसमें, लेकिन ये एंगल के लिए है, तो एंगल के लिए कुछ मानना तो पड़ेगा, तो उसको मान लिया इस रूप में कि आर्क बाय रेडियस कर दिए। किस चीज़ के लिए, प्लेन एंगल के लिए। और जब बात करेंगे हम लोग स्टेरेडियन के लिए, तो इसमें हो जाएगा सरफेस एरिया बाय रेडियस। बात करेंगे हम लोग स्टेरेडियन के लिए, तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, सॉरी सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, उसको कहते हैं लेंथ बाय आर। ये हो गया सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। कोई आपत्ति? तो हम लोग आज देखें क्या क्या, बेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। इसके बाद एक अलग सेक्शन होता है डेराइव्ड क्वांटिटी का। डेराइव्ड क्वांटिटी में हम लोग को देखना है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज आर मेड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। All the derived quantities are derived from the base quantity, and we have knowledge about the base quantity so that we can derive any quantity. And only 7 quantities are base quantity. So you have to know every 7 quantities. On the basis of that 7 quantities, we are able to derive these quantities. And the number of derived quantities is many, because every quantity present has to be in the form of derived, and all the derived quantities are based on the base of base quantities. If we have to create a very high building, high rise building, then we have a only place of very basic thing, that our base of the building should be strong, and for making that strong base we have defined base quantities and supplementary quantities. Now in the next class we will discuss about the derived quantity. It is the, we will meet tomorrow.